स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेडिंग सिस्टम की। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हो सकता है आप लोग को पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता हों और हो सकता है ना भी पता हों। ग्रेडिंग सिस्टम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है और ग्रेडिंग सिस्टम कब से स्टार्ट किया, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन लेके आया इस सिस्टम को, ये वाली जो ग्रेडिंग सिस्टम का मेथड है ये कौन लेके आया था, किसने दिया था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम अगर बात करते हैं, एक हमारा होता है मार्क्सिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम का अर्थ होता है ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों की उपलब्धियों का गुणात्मक क्वालिटेटिव आकलन है। मीन्स आपको पता है मार्क्स वाला सिस्टम तो पता ही है। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह देते हैं ना, तो उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं। नंबर्स मीन्स वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटी मीन्स जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स मीन्स नंबर्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं, वो वाला डाटा हमारा जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव, मीन्स क्वांटिटी की बात हो रही है। तो जो हमारे मार्क्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आते हैं, जिसमें हम नंबर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं। बट जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, जो हमारा मार्क्स सिस्टम होता है, मार्क्स में तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के बेस पे बात करते हैं, बच्चों के नंबर्स के बेस पे बता देते हैं कि इस बच्चे के कितने नंबर आए, इसके कितने नंबर आए, एक्सेट्रा। बट जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, ये क्वालिटेटिव डेटा की बात करता है। मीन्स यहाँ पे कोई भी अगर बच्चा है उसकी अचीवमेंट को, है ना, उसकी जो भी चीज़ें उसने, जितनी भी उसकी अचीवमेंट है, जितनी भी उसकी प्रोग्रेस है, उसे उसका क्वालिटेटिव आकलन किया जाता है, क्वालिटेटिव असेसमेंट किया जाता है, बच्चे की क्वालिटी को जाना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नंबर्स के बेस से बता दिया कि ये बच्चे के इतने नंबर है, ये बच्चे के इतने नंबर है, ये बच्चा एवरेज है, ये बिलो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बच्चे की क्वालिटी को बताया जाता है, क्वालिटी को मापा जाता है, जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है। एग्जाम्पल है, ग्रेडिंग सिस्टम में आपने नोटिस किया होगा, रिपोर्ट कार्ड में कभी अगर देखा हो, उसमें ए से लेके एफ़ तक, ए टू एफ़ तक ग्रेड होते हैं और 1 to 10 के बेस पे ही ए टू एफ़ के ग्रेड जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिस्टम का अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम होता है, अलग अलग कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, बोर्ड वाइज, तो वो एक अलग मैटर है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं। मेन आपको ये माइंड में रखना है ना। और हम इसकी थोड़ा सा बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, स्टार्टिंग किसने की थी, ग्रेडिंग सिस्टम आया कहाँ से। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ग्रेडिंग सिस्टम का, सबसे पहले जो सुझाव था, आइडिया था, वो 52-53 में जो मुदालिर आयोग आया था उन्होंने दिया था। ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन्होंने ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। ग्रेडिंग सिस्टम का आइडिया इन्हीं का था, सबसे पहले इनके दिमाग की उपज है ये, जो यहीं से निकली थी। उसके बाद इन्हीं के आइडिया को 64-66 में जो हमारा कोठारी कमीशन आया था, जिसके बेस पे हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968, उन्होंने भी ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था, ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी कि ये होनी चाहिए, है ना। इसके प्रयोग पर बल दिया कि आपको स्कूल में इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी और यूजीसी ने भी ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इसकी बहुत ज़्यादा वकालत की, है ना। इसके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें बोली कि अच्छी है, होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई सेकेंड वाली 86 में, 1986 में जो हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम के उपयोग पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का ऐसा नहीं है कि हाँ यहीं से निकला था, वो अलग। सबसे फर्स्ट जो था ये हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है 52-53, उन्होंने ये दिया था, मुदालिर आयोग ने। उसके बाद हर किसी ने अपने अपने लेवल पे इसमें इसके गुणों के ऊपर बात की और इसको प्रमोट किया। उसके बाद हम देखते हैं इसके मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेडिंग सिस्टम वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है। ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव को कम किया जाता है। ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो मार्क्स सिस्टम होता है इसमें कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, और इसमें ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है बच्चों के ऊपर कि मार्क्स लेके आने हैं। बट ऐसा नहीं होता। जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मार्क्स लेके आने, इसमें भी कम बल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, फॉर एग्जांपल 90 to 100 वाले बच्चे जो होंगे उन्हें A+ या A ग्रेड दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं रहता कि 90 और 100, 90 to 100 हर एक बच्चे को इक्वल एक ही ग्रेड दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता कि बच्चों को अगर मेरे 90 आ गए तो मैं इस बच्चे से थोड़ा पीछे हो गया, अगर किसी की 99 आ गई तो वही सबसे सुपीरियर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इसकी थोड़े डिसएडवांटेज भी हैं ग्रेडिंग सिस्टम के। ऐसा नहीं है, कुछ भी कोई भी अगर चीज़ होती है तो उसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। ठीक है, फिर है ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा बच्चों की आपस में तुलना आसानी से की जा सकती है। मीन्स हम ग्रेड के बेस से बता सकते हैं ना, A+ वाला बच्चा और B जिसको मिला या C जिसको मिला है, उन लोगों के बीच में कंपैरिजन कर सकता है। बट वहीं पर अगर 99% किसी बच्चे के हैं या फिर 98% किसी के हैं, तो 98 और 99 के बीच में हम ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हम किसे सुपीरियर बोलेंगे और किसे एवरेज या बिलो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे वो चीज़ भी ईजी हो जाती है। इसमें केवल परीक्षा के आधार पर ही अंक या ग्रेड नहीं दिए जाते हैं। वही मैंने आपसे बोला था ना कि इसमें क्वालिटेटिव असेसमेंट किया जाता है। मीन्स यहाँ पे बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके असाइनमेंट, उसकी प्रेजेंट अटेंडेंस कितनी है उसकी स्कूल में, ओवरऑल इन सारी की सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। अगर एक बच्चा किसी को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा है, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही अच्छा नहीं है, बाकी अदर चीज़ों में वो एक्टिव रहता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसकी अटेंडेंस भी है रेगुलर, असाइनमेंट बहुत अच्छे बनाता है, क्रिएटिव वर्क करता है, तो उसको भी यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितना मार्क्स को दी जाती है या फिर उसकी अदर चीज़ों को दी जाती है ना। तो वो एक बहुत बेस्ट पार्ट है यहाँ पे। ग्रेडिंग प्रणाली में से अध्ययन आसान हो जाता है क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति की इच्छा से विद्यार्थी आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको फेल पास वाला फर्स्ट आना, सेकंड आना, ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेड दे रहे हैं। अगर 90 to 100 के बीच में किसी की मार्क्स है तो उसे हम ए ग्रेड या A+ दे रहे हैं, है ना। किसी की अगर 40 या 30 से नीचे तो उसे F दे रहे हैं या फिर C दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रहे हैं। तो वो थोड़ा बच्चों का ना, एक बच्चे उस चीज़ से, उस प्रेशर से थोड़ा सा कम हो जाते हैं, बच जाते हैं उस प्रेशर से। और जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रेशर बच्चों के ऊपर हो गया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा हेडेक ले लिया इन चीज़ों का। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुके हैं इस टाइम पर मार्क्स की वजह से, ठीक है। बच्चों का मानसिक दबाव कम होता है इससे, और अभिभावक ग्रेडिंग श्रेणियों से बच्चे की क्षमता जान सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि हमें किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, किस में नहीं। तो ऐसा है कि यहाँ पे बच्चे की क्वालिटी को मेज़र किया जा रहा है, तो बहुत बेस्ट पार्ट है। आज के टाइम पे आपने देखा है कि मार्क्स के बेस पर हम बच्चे की क्वालिटी को जज कर लेते हैं कि हाँ, अगर बच्चे की 90% मार्क्स हैं तो बच्चा सुपीरियर है, बहुत अच्छा है, और 60% वाला बच्चा बहुत ही बेकार है, बिलो है, ऐसे कुछ नहीं आता। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास प्रैक्टिकल हैं जहाँ पे 60% वाले बच्चे ही आगे जाके IAS BCS बहुत बड़े बड़े UPSC के एग्जाम्स क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मार्क्स के बेस पे आप बच्चे की क्वालिटी को बता दो कि बच्चा है कैसा। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम एक बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे बच्चे की क्वालिटी को देखा जा रहा है, उसके मार्क्स को बहुत कम फोकस किया जा रहा है, उसके मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चे का प्रेशर बहुत कम हुआ है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक इंडिया का ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे चार्ट शो किया हुआ और एक CBSE का ग्रेडिंग सिस्टम। इसके अलावा हो सकता है आपने कोई अलग अदर ग्रेडिंग सिस्टम भी देखे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टाइप है इसके, बहुत ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की जरूरत है भी नहीं आपको। इसको अगर आप देख लो, जैसे अगर आप भारतीय ग्रेडिंग प्रणाली को देखोगे तो 60 से 100 के बीच में A1 दे रखा है इन लोगों ने, फर्स्ट क्लास है बच्चा। अगर 55 से 59 है तो E2 दिया हुआ है, सेकंड क्लास में पास है बच्चा, सेकंड क्लास। या फिर 50 से 54 के बीच में B1 सेकंड क्लास, 43 49 B2 थर्ड क्लास, 35 49 1.5 2.49 थर्ड डिवीज़न, और लास्ट में फेल। फिर है 91। अगर हम CBSE का ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं, 91 से 100 के बीच में A1 दे रहे हैं, ग्रेड पॉइंट दे रहे हैं 10.0। तो ये आप देख लीजिए, अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपने कुछ अलग भी देखा हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि यही होता है। मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि अलग अलग कंट्री, स्टेट या फिर बोर्ड वाइज ये अलग अलग हो सकता है, हर किसी का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। बट मेन ग्रेडिंग सिस्टम यही है जहाँ पे हम नंबर्स की बात नहीं करते, जहाँ पे हम लोग बच्चे की क्वालिटी को मेज़र करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं। तो यही था ग्रेडिंग सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था तो मैंने बहुत छोटे ही वे में आपको समराइज़ करके बताने का ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मैंने वास्ट बनाया। देख लीजिएगा, अगर आपको उससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।